हेलो एंड फ़खैर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूँ फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे। वैसे तो इंडिया के हवाले से आजकल जो भी बातें होती हैं तो मोस्टली चीज़ें ऐसी होती है कि या तो उनके डिफेंस से रिलेटेड है या उनकी इकोनॉमी से रिलेटेड है। और बड़ी एक बूम है वहाँ पर इन दोनों चीज़ों में। लेकिन अगर हम इसको देखते हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग बेस को देखते हैं या फिर उनकी इकोनॉमी को देखते हैं, तो काफ़ी फ़ास्ट तरीके से वो आगे की तरफ मूव हो रही है। और हर रोज़ कोई ना कोई ऐसी चीज़ हमें, यानी ऐसी खबर हमारे पास आती है कि जी आज फलाँ चीज़ का इनॉग्रेशन था, आज फलाँ का था। मतलब इससे रिलेटेड जो उनकी इंडस्ट्री को मज़ीद स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, उनकी इकोनॉमी को मज़ीद फ़ास्ट कर सकते हैं। सेमीकंडक्टर मेरे ख़्याल में दुनिया पूरी समझ लें कि उसके गिर्द घूमती है या उससे चलती है। उसका यानी एक फैब्रिकेशन प्लांट का इनॉग्रेशन किया है और कहा जा रहा है कि 2026 में पहली चिप जो है वहाँ पे बनेगी। क्या है चीन के हवाले से हम सुनते रहे कि वो दुनिया भर का हब है, ताइवान के हवाले से हमने सुना, बट नाउ दीज़ ऑल थिंग्स आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स इंडिया। और इंडिया में भी स्पेशली गुजरात और बाकी भी स्टेट्स हैं, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा चीज़ें हो रही हैं। क्या है आइंदा 2 सालों में या 5 सालों में इंडिया इस चीज़ के अंदर, यानी सेमीकंडक्टर की जो प्रोडक्शन है, कहाँ पे स्टैंड करेगा? और आज जिस तरह चीन को मतलब लिया जाता है, सुना जाता है, बोला जाता है उनके हवाले से, और उनकी इकोनॉमी ने नो डाउट अभी स्लो है, लेकिन इससे पहले बहुत फ्लरिश किया था उसने। इंडिया का भी ऐसा है या कुछ और, इस हवाले से आज बात करेंगे। और इसके साथ-साथ क्योंकि सीए का इश्यू भी गरम है, कोई उसको अच्छा कह रहा है, कोई उसको कहता है नहीं अच्छा नहीं है। दोनों चीज़ें हम इस इश्यू पे भी कोशिश करेंगे, जो हमारे पास टाइम हुआ तो इस पे भी बात होगी। पाकिस्तान अभी तक खामोश है, इस हवाले से कोई स्टेटमेंट नहीं आया और आई थिंक सो शायद आना भी नहीं है। लेकिन खैर एनीवे बात करेंगे, और बात करने के लिए हमें जॉइन कर रहे हैं हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, एनालिस्ट हैं, अमित रायना साहब। रायना साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग माय शो। Thank you, Fagar sir, for being inviting. थैंक यू वेरी मच, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। अच्छा रायना साहब, सेमीकंडक्टर मेरे ख्याल में किसी भी दुनिया की इंडस्ट्री को लें, किसी भी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग को लें, उसमें उसकी ज़रूरत पड़ती है। इंडिया लास्ट ईयर हम 2023 में सुन रहे थे कि जी इंडिया ये चीज़ शुरू करने वाला है, लेकिन अब उस जगह पे इंडिया पहुंच गया मार्च 2024 में कि भाई वो कह रहे हैं कि इसकी प्रोडक्शन नेक्स्ट 2 इयर्स में आपको मार्केट में हमारी बनी हुई चिप मिलेगी। कितना, मतलब कितनी बड़ी अचीवमेंट कह रहे हैं इसको। मोदी साहब कह रहे हैं कि हिस्टोरिक डे। वैसे तो रोजाना कुछ ना कुछ इस किस्म का हिस्टोरिक हो रहा होता है, लेकिन लाजमी सी बात है जब अगले दिन कोई और चीज आती है तो लाजमी सी बात है वो एक नई हिस्ट्री होती है। देखिए, इस सरकार का दो फोकस रहा है। जब से प्रधानमंत्री मोदी पावर में आए 2014 में, उसके बाद इस सरकार के दो फोकस रहे हैं। एक, इस देश को सेल्फ रिलायंट बनाना, जी। और दूसरा, मेक इन इंडिया। या तो जहां पे विश्व भर की कंपनी को बोला गया कि आप मेड इन इंडिया नहीं, मेक इन इंडिया करिए, तो कम से कम एक जो मैन्युफैक्चरिंग हब का फोकस है वो इंडिया पे आए। कोविड के बाद ग्लोबली सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज हुई, क्योंकि सेमीकंडक्टर बनाने वाली लिमिटेड कंट्रीज हैं जो बनाती हैं, जिसमें ताइवान एक लार्ज कंपनी है, चाइना है, वियतनाम है, बड़ा ही लिमिटेड, बट एक एक ताइवान सबसे ज्यादा मोनोपोली रखती है, फिर चाइना के इंटरफेरेंस है। तो कोविड के बाद एक एक्सट्रीम शॉर्टेज आई सेमीकंडक्टर्स को लेकर, और कहीं ना कहीं ग्लोबल इकोनॉमीज को, कंट्रीज को वो शॉर्टेज का महसूस हुआ। और जी। प्रधानमंत्री मोदी को भी लगा कि आज के युग में जहां सब कुछ टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, और उस टेक्नोलॉजी ड्रिवन में सेमीकंडक्टर्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। बिल्कुल। ये आपकी आवाज नहीं आ रही राणा साहब। जी जी। जी राणा साहब। वापस ज्वाइन करूं? मैं जी जी, वापस नहीं ज्वाइन आपकी आवाज करूं? अब आ गई, आ गई, आपकी ऑडियो आ गई है। बिल्कुल जी, प्लीज आप बात कर रहे थे। हाँ, तो कहीं ना कहीं वो एक फोकस रहा इस गवर्नमेंट का कि एक कंट्री सेल्फ रिलायंट होनी चाहिए और मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट होना चाहिए।
और कोविड के बाद जो ग्लोबल शॉर्टेज हुई चिप्स को लेकर, सेमीकंडक्टर्स को लेकर, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में ये एक कंसर्न आया कि टेक्नोलॉजी ड्रिवन क्योंकि अब डेवलपमेंट्स होंगी और सेमीकंडक्टर्स एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो सर्टेन कंट्रीज की मोनोपोली, खासकर उन कंट्रीज की मोनोपोली जिनका रवैया आपकी तरफ या विश्व की तरफ एक फ्रेंडली रवैया नहीं है, जो मोनोपोली को मिसयूज करते हैं, आपकी ग्रोथ को हैम्पर कर सकते हैं। तो इसको लेकर एक फोकस बनाया गया और इंडिया को सेमीकंडक्टर सफिशिएंट या सेमीकंडक्टर सेल्फ रिलायंट बनाने का प्रयास किया गया और उसको लेकर लास्ट ईयर एक पॉलिसी लाई गई जिसमें फोकस किया गया कि सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग की जाए और गुजरात एज अ स्टेट ने इसमें पहला इनिशिएटिव लिया और उन्होंने अपने आप को प्रेजेंट किया एज अ फ्रेंडली स्टेट टुवर्ड्स सेमीकंडक्टर कंपनीज हु वांट टू मैन्युफैक्चर। और उसको लेकर पिछले साल वेदांता और फॉक्सकॉन ने धुलेरा जो एक शहर है गुजरात में, काफी प्रोग्रेसिव सिटी है, स्मार्ट सिटी, इंडिया फर्स्ट स्मार्ट सिटी कॉन्सेप्ट है, ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी कॉन्सेप्ट है, उसको ऑफर किया और तकरीबन जहां तक मुझे याद है 720 एकड़ जमीन अलॉट कर दी गई थी। 54,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आने वाला था। अनफॉर्चुनेटली उसमें फॉक्सकॉन और वेदांता का जो पार्टनरशिप था वो ब्रेकअप हो गया, बट उसमें आज भी कमिटमेंट फॉक्सकॉन की है कि हम आके सेमीकंडक्टर्स बनाएंगे और धुलेरा में बनाएंगे। मीनवाइल देयर कंपनीज जापान से भी आई, बहुत और कंपनीज भी आई, और क्योंकि सरकार का फोकस सेमीकंडक्टर को लेकर था, एक पर्टिकुलर कंपनी को लेकर नहीं था, तो प्रयास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के और गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के दोनों के लगातार चलते रहे और टाटा ने तकरीबन 90,000 करोड़ की कमिटमेंट कर दी है सेमीकंडक्टर बनाने की और ओवरऑल इन्वेस्टमेंट जो आज इनॉग्रेट हुई हैं सेमीकंडक्टर को लेकर कुछ 1.25 लाख करोड़ की हुई हैं। तो ये एक प्रोग्रेसिव विजन जो प्राइम मिनिस्टर का रहा है, देश को सेल्फ रिलायंट बनाने का, देश को टेक्नोलॉजिकली एडवांस करने का और जो विश्व भर में जो इंडियन आईटी का जो साख है उसको बरकरार रखने का, वो चाहे सॉफ्टवेयर का साख रहा हो चाहे हार्डवेयर का रहा हो। और क्योंकि मेक इन इंडिया के जो फोकस है उसमें ये भी है कि काफी कुछ अब इंडिया में ही बने, जो हम इंपोर्ट करते हैं इंपोर्ट बिल को भी कम करें, एक्सपोर्ट बिल को बनाए, जो ट्रेड डेफिसिट है उसको कम करें। तो उस तहत में लेकर काफी कुछ काम हो रहा है और उसमें सेमीकंडक्टर्स को लेकर एक काफी बड़ी पहल भी चल रही है। अच्छा रायना साहब, आपने टाटा ग्रुप का नाम लिया। अभी रिसेंटली पाकिस्तान में एक रिपोर्ट आई थी कि उनका जो नेट वर्थ है दैट इज मोर देन द पाकिस्तान टोटल जीडीपी। नो डाउट बहुत बड़ा ग्रुप है। एक तो ये बताइएगा कि मतलब जब ये इंडस्ट्री फ्लरिश कर जाएगी, कंप्लीट इसका एक प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा, तो क्या जो हम ताइवान और वियतनाम और चीन का नाम ले रहे हैं, तो अकेले इंडिया मतलब इस मार्केट को कैप्चर, मैं ये नहीं कहता कि सारी की सारी मार्केट इंडिया के पास आ जाएगी, लेकिन जिस तरह होता है ना कि 50% या 40% इंडिया के पास होगी, रेस्ट ऑफ द 50 या 40% 3-4 कंट्रीज के पास होगी। क्या लग रहा है आपको? क्योंकि काफी स्पीडी हमें चीजें नजर आ रही है लास्ट कुछ 2-3 सालों से। मुझे नहीं लगता, आई डोंट थिंक कि फोकस सरकार का मोनोपोली क्रिएट करने का है या एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके बाकी कंट्रीज को छोटा दिखाने का है। आइडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है कि देश सेल्फ रिलायंट बने, डिपेंडेंट ना बने, और इसके साथ साथ अगर बाकी कंट्रीज को भी हम सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम जो वासुदेव कुटुंबकम का जो फॉर्मूला जो हम विश्वास रखते हैं कि वर्ल्ड इज वन फैमिली, और उसमें अगर विश्व के बाकी परिवार के लोगों को भी उससे उसका बेनिफिट मिले तो मिले। बट मुझे नहीं लगता कि एनी इंटरनेशनल कंपटीशन को लेकर या ग्लोबल मोनोपोली को लेकर ये है। आइडिया ये है कि कोई सर्टेन कंट्रीज को मोनोपोलाइज नहीं करनी चाहिए, किसी देश की प्रगति किसी के फॉरेन अफेयर्स के कारण नहीं रुकनी चाहिए। दूसरा, इसमें जो बेनिफिट दिख रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, देखिए जो इमीडिएट असेसमेंट है आज की इन्वेस्टमेंट को लेकर, वो कहा जाता है कि तकरीबन 20,000 डायरेक्ट जॉब्स बनेंगी जो ये कंपनीज एम्प्लॉय करेंगी, और 60,000 इनडायरेक्ट जॉब्स बनेंगी, क्योंकि जो आपके वेंडर्स आएंगे, जो आपकी एंसेलरीज आएंगी। तो आज आप इमीडिएटली कुछ 80,000 से 1 लाख जॉब इमीडिएट देख रहे हो, और उसका जो ट्रिकलिंग इफेक्ट होगा वो शायद और ज्यादा होगा। बट आज आप तकरीबन 4-5 लाख लोगों का एक घर, मतलब क्योंकि मैं फैमिली ले रहा हूँ 4 की, और 1 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है,
तो आप कहीं ना कहीं वो निश्चित सुनिश्चित कर रहे हो कि आप 1 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करोगे। और अगर हम इसमें सक्सेसफुल होते हैं, जो होंगे हम अनडाउटेडली, तो बिल्कुल, और इन्वेस्टमेंट आएगा। मैंने जैसे आपको कहा कि फॉक्सकॉन वेदांता की कमिटमेंट है, और अभी बिल्कुल। फॉक्सकॉन वेदांता बिकॉज ऑफ देयर ब्रेकअप हैज नॉट गॉन फर्दर, बट फॉक्सकॉन हैज कमिटेड कि वो इंडिया में इसको आगे लेकर जाएंगे, बिकॉज वो भी गिवन द सिचुएशन ताइवान चाइना का जो हाल चल रहा है, मुझे लगता है वो भी डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं कि वो एक एक कंट्री रिस्क में नहीं रहना चाहते हैं, वो भी हुँ, अपने रिस्क बास्केट को स्प्रेड आउट करना चाहते हैं। तो उसका एडवांटेज डेफिनेटली इंडिया को मिलता है। टेक्नोलॉजी, एक टेक्नोलॉजी अवेलेबिलिटी इंडिया में है, इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबिलिटी इंडिया में है, जो आपको टेक्निकल स्किल अवेलेबिलिटी चाहिए, जो टेक्निकल हैंड अवेलेबिलिटी चाहिए, वो इंडिया में है, नो हाउ अवेलेबिलिटी इंडिया में है, मार्केट आउटरीच इंडिया में है। हुँ। और इंडिया में अपने आप ही इतना बड़ा मार्केट है कि शायद आपको बाहर जाने की जरूरत ना पड़े। तो आज की डेट में इंडिया प्रोवाइड्स एवरीथिंग जो एक कॉर्पोरेट को चाहिए एक मैन्युफैक्चरिंग सेटअप बनाने के लिए, और उसको उसका जो माल प्रोड्यूस होता है उसको बेचने के लिए। तो आई थिंक बिल्कुल। इट्स अ फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी टेकिंग अनदर लीप फॉरवर्ड, क्योंकि सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल आपके डिफेंस में होता है, आपके या स्पेस में होता है, आपके आईटी में होता है। तो और हमारे अगर हम डिपेंडेंट रहते हैं किसी थर्ड वर्ल्ड पे, तो हमारे और वो इट एक्ट्स फनी, तो आपकी कई सेक्टर्स के प्रोग्रेस रुक जाते हैं, डेवलपमेंट रुक जाते हैं, धीरे पड़ जाते हैं। तो आई थिंक वो सेल्फ लैंड को मद्देनजर रखते हुए एक बड़ा कदम है और एक सराहनीय कदम। इसमें कोई डाउट नहीं है सेल्फ रिलायंट की तरफ मेक इन इंडिया का, क्योंकि हम चर्चा काफ़ी टाइम से सुन रहे हैं कि डिफेंस में हो या बाकी चीज़ों में हो, उसमें सेल्फ रिलायबिलिटी की तरफ जाना है। और आई थिंक सो ये भी एक उसमें से एक स्टेप है जो लिया जा रहा है। खैर एनीवे बेस्ट ऑफ लक हम कहेंगे, लेकिन रायना साहब साथ में सीए भी, क्योंकि मैंने कहा बहुत सारी डेवलपमेंट्स चल रही है। सीए की नोटिफिकेशन होता है, नोटिफाइड होता है, अग्नि 5 का टेस्ट होता है, और ये सारी चीजें तकरीबन तकरीबन मिलते जुलते सेम सेम टाइम में हो रही। सीए के हवाले से वाकई जो कुछ लोग कंसर्न शो कर रहे हैं, ये वाकई ऐसा है या नहीं? ठीक है, इंडिया कहता है कि नहीं हमारे मतलब एक हिंदू मेजॉरिटी कंट्री है हिंदुस्तान, वैसे तो नहीं कहते, शायद 60 या 80 या 75% जो है वो हिंदू रिलीजन के मानने वाले वहां रहते हैं, उनका मुल्क है। तो वो कहते हैं कि अगर हमारे लोगों के साथ इन 3 कंट्रीज में, इंडिया, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में और अफगानिस्तान में कुछ बुरा होता है, और इफ दे आर इंटरेस्टेड टू स्विच ओवर फ्रॉम दोज कंट्री टू द इंडिया, तो ठीक है, हम वेलकम करेंगे उनको, उनके लिए ये लॉ बना है। क्या है ये, मतलब ये लोग इतने परेशान क्यों बीच में से हो रहे हैं? देखिए, दो कारण है। एक, हमारे लोग का कॉन्सेप्ट इसलिए है यहाँ पे, ये और ये सिर्फ हिंदू के लिए नहीं है। ये राइट। बहुत बड़ी धारणा है कि ये सिर्फ हिंदू के लिए है। इसमें 6 कम्युनिटीज आती हैं, रिलीजियस राइट। कम्युनिटीज। गुड। हिंदू आते हैं, सिख आते हैं, पारसी आते हैं, जैन आते हैं, ईसाई आते हैं और ओके। बुद्धिस्ट आते हैं। गुड। देखिए, 47 में जब पार्टीशन हुआ और मुस्लिम्स ने एक इस्लामिक स्टेट की डिमांड करी, और उसको बिल्कुल। लेकर एक पाकिस्तान बनाया गया। एग्री। अब उसमें इन 6 कम्युनिटीज की मंजूरी नहीं थी पाकिस्तान बनने में, जी। मगर हालात ऐसे बन गए थे कि किसी कारणवश वो वहां रह गए थे। जी। और इसको लेकर हमेशा इंडियन गवर्नमेंट का प्रयास रहा था कि जो लोग अनफॉर्चुनेटली वहां रह गए हैं और वापस आना चाहते हैं, अ, उनको उनका हक बनता है वापस आने का, क्योंकि वो एक यूनाइटेड इंडिया के सिटीजन्स थे, यूनाइटेड इंडिया के रेजिडेंट्स थे। उसके बाद अनफॉर्चुनेटली अगर अब आप इतिहास देखें दोनों देशों का और तीनों देशों का, क्योंकि जी। जी। बांग्लादेश, ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया है। जी। हिंदुस्तान में 47 के आसपास कुछ 7 करोड़ मुसलमान थे, तकरीबन तकरीबन बिल्कुल। आई थिंक 10% की पॉपुलेशन थी। जी। और आज वो बढ़कर 20 करोड़, आज बढ़कर वो 20% के आसपास पहुंच गई मुस्लिम पॉपुलेशन इन इंडिया। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। पाकिस्तान में आ, वो पॉपुलेशन कुछ 25 से 27% थी, और पार्टीशन के बाद वो गिरकर कुछ 18-19% रह गई थी। और बिल्कुल। सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन, क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान में थी, वो वहां पे कुछ 25% फिर भी थी, बिल्कुल। तो वो आज गिरकर 2% से नीचे आ गई है। तो एग्री। एक क्लियर सेट है कि देखिए, वो प्रोसिक्यूशन हुआ है माइनॉरिटीज का, और इसको लेकर
कोई मना नहीं कर सकता कि बोथ ईस्ट पाकिस्तान में और पाकिस्तान में जी, बांग्लादेश में प्रोसिक्यूशन हुआ माइनॉरिटीज का। तो जी। जिन लोगों को हमने उस समय पे किन्हीं कारणवशों के कारण नहीं ला पाए थे, छोड़ दिया था, आज उनको एक मौका दिया है कि आप आए। दूसरा, हुँ, अ, ये उन लोगों के लिए जो 2014 से पहले आए हैं, क्योंकि सो दैट उनकी मिजरीज थोड़ी कम हो। जो जी, लॉन्ग प्रोसेस है एक सिटीजनशिप रूल का, उसको ईज करके उनको सिटीजनशिप राइट्स दिए जाए। ओके, तो इसमें ना किसी की सिटीजनशिप ली जाती है, ना किसी का सिटीजनशिप रोका जाता है। तो आज जो कहा जाता है कि मुसलमान को क्यों नहीं दिया है, क्योंकि मुसलमान रिलीजियसली प्रोसिक्यूटेड नहीं है इन 2 कंट्रीज में, इन 3 कंट्रीज में। एक सही कह रहे मुसलमान कैसे कह सकता है कि मैं हैं। यू आर इस्लामिक रिपब्लिक में प्रोसिक्यूटेड हूँ? वो एग्री वही कह सकता है जो गैर मुसलमान है। और वो ओके, प्रोसिक्यूशन विजिबल है। 33% पॉपुलेशन थी नॉन मुस्लिम्स की काबुल में, जो दूसरा शहर है काबुल का, वहां पे 1947 में। आज आज 200 से कम गैर मुसलमान रह गए हैं। अफगानिस्तान में मुझे लगता भी नहीं कोई हिंदू बचा है, कुछ जलालाबाद सिख में सिख परिवार ही रह कम्युनिटी गए हैं। ज़्यादा मतलब मैं जाना कोई होता है बचा, तो वहाँ पे है। कुछ जी, कुछ सिख लेकिन वो भी कम्युनिटीज, इतनी वो भी बड़ी 200 तादाद से नहीं नीचे है, रह गए, और वो, इतना बड़ा नंबर नहीं है। हाँ, तो जी, तो प्रोसिक्यूशन हुआ है, और उनका हक था कि जो उनके साथ इनजस्टिस हुई है 47 में, उसको करेक्ट किया जाए। और उसको लेकर आज का नहीं है, देयर इज लियाकत जवाहरलाल नेहरू का पैक्ट रहा है उसको करेक्ट करने के लिए, जी, सब्सिक्वेंट बिल्कुल। गवर्नमेंट्स का पैक्ट रहा है। तो वो आज प्रयास किया गया उसको करेक्ट करने का। अब इसको लेकर झूठ फैलाया जा रहा है कि मुसलमानों को खतरा है। किसी मुसलमान को कोई खतरा नहीं, किसी हिंदू को कोई खतरा नहीं है। आपकी हाँ, सिटीजनशिप नहीं ली जा रही है, एक एक्सेलेटेड सिटीजनशिप दी जा रही है उन सही, प्रोसिक्यूटेड कम्युनिटीज को जो प्रोसिक्यूट हुई। तो ओके। दैट इज ऑल दैट इज देयर ऑन दैट अच्छा, सीए। रैना साहब बिल्कुल सही है, ये बात आपकी बड़ी मतलब वैलिड है, मैं आपसे बिल्कुल एग्री हूँ इस बात पे कि वाक़ई में माइनॉरिटी का नंबर कम हुआ है। बांग्लादेश पाकिस्तान की चलें पाकिस्तान के मसाइल हिंदुस्तान के साथ और हैं, लेकिन बांग्लादेश का ताल्लुक बहुत बेहतर है। अगर मैं कहूँ शेख हसीना जी और मोदी जी के दरमियान या फिर बांग्लादेश और ढाका और दिल्ली के दरमियान बेहतर ताल्लुक है। एक दूसरे को सुनते हैं, एक दूसरे से बात भी करते हैं, कोई भी मसला होता है तो एक दूसरे के साथ बैठते हैं। तो कोई मतलब ऐसी भी चीजें हो सकती हैं कि वहां पे ठीक है आप लोगों ने जो अमेंडमेंट लेके आए हुए हैं वो तीनों के लिए, उसमें कोई वो नहीं है, लेकिन क्या बांग्लादेश के साथ उस पर कोई बात हो सकती है? मैं पाकिस्तान की इसलिए जिक्र नहीं करूंगा कि पाकिस्तान का काफी सालों से कोई ऐसी चीज नहीं है, और इवन अफगानिस्तान में भी इस किस्म की कोई चीज नहीं है। देखिए, अनफॉर्चुनेटली इस्लामिक फंडामेंटलिज्म जी, का स्टेट से या तो लेना देना है या नहीं लेना देना है। ओके, पाकिस्तान में इस्लामिक फंडामेंटलिज्म को स्टेट पैटर्नेज मिली है। मैं कल ही राइट, या परसों के वीडियो देख रहा था आपके नेशनल असेंबली का, वन ऑफ द हिंदू लीडर्स बात कर रहे थे कि या 1400 मंदिर है टेक्निकली ऑन रिकॉर्ड, इसमें से आज 30 से ज्यादा ओपन नहीं, 31वां शायद सियालकोट में ओपन हुआ है। जी, 1400 में से 31 हैं जो ऑपरेशनल हैं, बाकी 1370 पे अवैध कब्जा है, जो जी, रिकॉर्डेड ऑफिशियली मतलब है। बिल्कुल ठीक सही है, कह रहे हैं। और स्टेट इनको खाली नहीं करा रही है, ये आपके असेंबली का रिकॉर्ड है। ठीक है, बिल्कुल है, आप दुरुस्त फरमाएँ, बिल्कुल। तो यहाँ पे तो स्टेट पैटर्नेज है। अब बांग्लादेश में डिपेंडिंग अपॉन किसकी सरकार है, उसमें स्टेट पैटर्नेज है, उसमें स्टेट पैटर्नेज नहीं है। बट ओके, नंबर्स की अगर हम बात करें, ईस्ट बंगाल, ईस्ट पाकिस्तान 1971 में तकरीबन तकरीबन 25 से 27% हिंदू रहते थे। ओके, और अगर हम 1971 का जो जेनोसाइड पाकिस्तान आर्मी ने ईस्ट हुँ, पाकिस्तान में किया, उसमें अधिकतर उन्होंने बंगाली हिंदू मारे, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं लगता था कि ये एक इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी है जो बंगाली मुसलमानों को पाकिस्तान के खिलाफ अ, उकसा रही है। ओके, आज उसके बाद भी आज बांग्लादेश में हिंदू पॉपुलेशन 7% पे आ गई। ये अगर स्टेडी नंबर भी रहता, 1-2% ऊपर नीचे होता तो समझ सकते हैं। तो ओके, साइन तो बड़े, देखिए स्टैटिस्टिकली तो बड़ा ही क्लियर है कि परसिक्यूशन है, क्योंकि अगर परसिक्यूशन नहीं होता तो नंबर 7% पे नहीं आता। अब एग्री, मुस्लिम्स ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, हिंदू कम बच्चे पैदा करते हैं, मैं वो भी मान लेता हूँ ठीक कि, है, बिल्कुल सही। बट नंबर्स इतने ड्रास्टिकली नहीं गिर सकते। तो ये बड़ा क्लियर है, जैसे अभी अब अफगानिस्तान की हम बात कर रहे थे।
जी। अफगानिस्तान और हिंदुस्तान का कोई डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन नहीं है, नहीं ठीक है, है। बिल्कुल। सही कह हमारे उनसे अच्छे संबंध ना रहे हो बट खराब भी नहीं रहे हैं, खराब भी ठीक नहीं है। है, बिल्कुल। बट persecution ऑफ नॉन Muslims has unfortunately been a practice in Islamic countries which have a strong जो हुँ, क्लर्जी का जो कंट्रोल है, अनफॉर्चुनेटली यहाँ क्लर्जी स्ट्रांग नहीं है, वहां तो ऑल पीपल लिव हैप्पीली टुगेदर, बट जहां पे इस्लामिक क्लर्जी स्ट्रांग है, अनफॉर्चुनेटली वहां पे परसिक्यूशन ऑफ नॉन मुस्लिम्स बड़ी प्रॉब्लमेटिक रही है। तो चाहे आप वो बिल्कुल। फिर इजिप्ट देख लें, चाहे फिर आप वो नाइजीरिया देख लें, चाहे फिर आप वो लेबनान देख लें, वो कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हैं वहां पे। चाहे जब आईएसआईएस आया तो यजीद के साथ क्या हुआ, ये किसी बिल्कुल, को बताने की जरूरत नहीं है। तो बेशक। अनफॉर्चुनेटली वो रियलिटी है। और चलिए हम यजदी को तो सपोर्ट नहीं कर सकते, बट जो पीपल हिंदुस्तानी थे 1947 से पहले, जिनका हमारा कमिटमेंट है कि आपको हम वहां से वापस लाएंगे, ताकि आप जिस पार्ट बेसिस पे पार्टीशन हुआ है उसमें अगर आप परसिक्यूटेड फील करते हैं तो आपको हक है कि आप उस कंट्री में आए जहां पे आप सेफ फील कर सके। तो आई थिंक वो आज अपना कमिटमेंट हम पूरा कर रहे हैं। और मैं दोबारा ये कह रहा हूँ, दिस इज नॉट फॉर हिंदूज, ये 6 कम्युनिटीज के लिए है, जिसमें राइट। सिख भी हैं, जैन भी हैं, बुद्धिस्ट भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं और पारसीज भी। बिल्कुल सही है और बिल्कुल ये बात आपने कही बिल्कुल मैंने भी इसको पढ़ा है कि लियाकत अली खान और नेहरू जी के दरमियान भी उस वक़्त भी इस चीज़ के ऊपर कुछ इसके डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं और अभी जो रिसेंटली किया गया तो नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि भई हमने अपनी कमिटमेंट पूरी की है, अगर किसी के साथ कोई प्रॉब्लम हो रही है वहाँ पे और वो वहाँ पे रहना नहीं चाहते, तो ये 6 कम्युनिटीज़ जो रायना साहब ने बता दी मुझे शायद 2-3 के ऊपर था लेकिन वो 6 कम्युनिटीज़ इंक्लूडिंग क्रिश्चियन और बाकी जैन और हिंदू, सिख ये सारे ये कम्युनिटीज़ हैं जिनके लिए ये जो स्कीम है की गई है। मेरे ख़्याल में पाकिस्तान को भी अफ़गानिस्तान को भी और बांग्लादेश को भी ये सोचना चाहिए कि ये चीज़ उन्होंने तो ऑफ़र कर दी। ओपनली की उन्होंने अनाउंस कर दिया कि भई हमने ये कर दिया, आपने आना है, आएँ वेलकम टू यू। लेकिन हमें ये सोचना है कि ऐसा हुआ क्यों? ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा एक कंसर्न मैटर ऑफ कंसर्न होना चाहिए कि जिस तरीके से रायना साहब ने कहा कि 47 में या फिर उसके बाद कितने परसेंट पॉपुलेशन रहती थी और अब कितने परसेंट रहती है? क्यों? वो लोग कहाँ गए? और गए तो क्यों गए? उसके पीछे बहुत सारी रीज़न्स हैं। ऐसे तो नहीं हुआ कि बगैर किसी उसके लोग जो हैं वो अपने वतन को छोड़ते हैं, बड़ा मुश्किल काम होता है, कहीं पे भी जाना होता है, बड़ा मुश्किल होता है और उसके बदले में जब हम मुस्लिम पॉपुलेशन इंडिया देखते हैं, तो रायना साहब भी 20 करोड़ बता रहे हैं, लेकिन मैंने सुना है कि शायद 23 करोड़ के आस-पास है, क्योंकि कहा जाता है कि जितनी पाकिस्तान की टोटल पॉपुलेशन है, तकरीबन इतने नंबर जो है वो वहाँ पे भी रहता है, तो हाँ, 23-24 वो तो करोड़ हमारे आपके बीच में कंपटीशन है कि हम बिगर मुस्लिम पॉपुलेशन है कि आप बिगर मुस्लिम पॉपुलेशन है। एग्ज़ैक्टली बिल्कुल तो सही। एंड टिल फ्यू इयर्स बैक जब तक पाकिस्तान की एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं हुई थी, इंडिया बिल्कुल, वाज द सेकंड लार्जेस्ट इस्लामिक कंट्री इन द वर्ल्ड। 4-5 साल पहले तक तो एग्ज़ैक्टली, इंडिया वाज द सेकंड बिल्कुल, लार्जेस्ट इस्लामिक पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। तो मतलब हमारे यहाँ वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। देयर इज सर्टेन एग्री, पीपल वी ओ दिस कंट्री ओव्स देम देयर राइट। आई थिंक वो बिल्कुल ठीक। हर देश का फर्ज है कि वो उसको फुलफिल करे। एब्सोल्युटली राइट। बिल्कुल रायना साहब बहुत शुक्रिया आपके टाइम का थैंक यू वेरी मच क्योंकि दोनों बड़े इंपॉर्टेंट इश्यू थे सेमीकंडक्टर मैंने आपको बताया कि हर इंडस्ट्री की ज़रूरत है और सीए क्योंकि एक इंटरनल मैटर है लेकिन आप बड़ी देखिए खबर है। पाकिस्तान को सीखना चाहिए, मतलब whatever I have a love for Pakistan or I may not have a love for Pakistan, but you are या our neighbors. Pakistan needs to learn to move forward. They need to एग्री bury things, bury hatchet, and move forward. Unfortunately, country which is run by clergy, it will not move forward. आपको एग्री one has to put a foot down एंड और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, मुझे बड़ा मतलब ये बड़ा मुझे कंट्राडिक्टरी लगता है क्योंकि जितना मैं पाकिस्तान आर्मी को अंडरस्टैंड करता हूँ, वो सर जितना मॉडर्न थिंकिंग है पाकिस्तान आर्मी, जी। उतना ही जो एस्टेब्लिशमेंट को सपोर्ट करती है वो उतनी आउटडेटेड थिंकिंग है। तो ये बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन है कि ये कैसे होता आपकी है। बात सही है। बिल्कुल बहुत अच्छा पॉइंट तो आपने रेज़ किया है। तो बिल्कुल ये सही। जी, तब जी। आई थिंक पाकिस्तान नीड्स टू मूव फॉरवर्ड एंड प्रोग्रेस, वी विल बी हैप्पी बहुत टू हैव अ ज़रूरी है। progressive neighbor next to us.
एब्सोल्युटली राइट। और मेरे ख्याल में कंपटीशन भी तो होना आज चाहिए। पाकिस्तान के जो प्लानिंग के मिनिस्टर एहसन इकबाल साहब, उन्होंने बाकायदा मैं उनको मीडिया पे देख रहा था तो वो बता रहे थे कि लास्ट मतलब 10 सालों में बांग्लादेश, इंडिया या बाकी हमारे रीजन के कंट्रीज कहाँ पे स्टैंड करते हैं और हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं। तो ऐसा नहीं है, अब ये बात ओपनली रायना साहब होती है। पहले शायद नहीं होती थी, लोग कहते थे अच्छा इंडिया का नाम हम कैसे लेंगे, लेकिन ये मिनिस्टर है प्लानिंग के एहसन इकबाल साहब, बड़े एक रिनाउंड किस्म के आदमी है, तो ये वो बात वो कर रहे हैं। ये नहीं कि सिर्फ फखर यूसुफजई कर रहे हैं या कोई और हमारे दोस्त करे या रायना अमित रायना साहब कर रहे हैं, नो, वो भी ये बात करें कि भाई क्या गलतियां हमने की, इस गलतियों को कैसे हमने सुधारना है और हमने आगे कैसे बढ़ना है, जिस तरह आपने भी बात की। मेरे ख्याल में इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि हमने आगे बढ़ना है, बाकी दुनिया के साथ चलना है, बहुत जरूरी है। और वो जैसे तैसे भी हो, ठीक है, आप रिलीजन को अपना जो फॉलो करते हैं करते रहें, लेकिन जो दुनियावी सिस्टम है, आपका कारोबारी जिंदगी है, उसको भी चलाना बहुत जरूरी है। रायना साहब, वंस बिल्कुल अगेन आपके टाइम का बहुत शुक्रिया कि आपने शो ज्वाइन किया। व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग थैंक यू। डिबेट। किसी और डिबेट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।